हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने एक अप्रोच तैयार किया है। मे बी ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं आपके लिए डेली 10 सेक्शन सोगा के अपलोड करूँगी। इससे क्या होगा कि आपको सोगा के लिए एक अलग सा अपना दिन नहीं निकालना होगा। आपको मुश्किल से दिन के 10 से 15 मिनट अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका एक हफ्ते के अंदर सेल ऑफ गुड्स एक्ट अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, और आपको जब भी रिवीजन करना होगा आप ये सारे वीडियोस देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक ऐसा एक्ट है कि जिसमें हमने कई बार इसे पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये बहुत से स्टेट के सिलेबस में नहीं आता है, तो इसको कंटिन्यूस रिवीजन की ज़रूरत है, वरना हम इसे भूल जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपके लिए पर डे 10-10 सेक्शन अपलोड करूँगी और ये आपका ईजिली कंप्लीट हो जाएगा बिना कोई टेंशन लिए, या कोई आपका शेड्यूल हेक्टिक नहीं होगा इससे। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातें हम जान लेते हैं कि टोटल इसमें कितने सेक्शन हैं, ये पहले आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपके टोटल 66 सेक्शंस हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है। और अब हम इसके देखते हैं। देखिए, ये एक्ट नंबर 3 है 1930 का, ये ज़रूरी है आपको याद रखना। एक्ट नंबर 3 है 1930 का। ओके, और इसकी एनफोर्समेंट डेट है 1 जुलाई 1930, ये आपको याद रखना है। एक्ट नंबर 3 ऑफ 1930 एंड 1 डे ऑफ जुलाई 1930। अब हम देखते हैं इसके डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज ही इसकी अपने में बहुत बड़ी है। आप देख सकते हैं इसमें टोटल 15 डेफिनेशन है, तो इसमें से लगभग सारी ही इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट वाली मतलब लगभग सारी इंपॉर्टेंट है, हम इसे देखते हैं। देखिए, बायर का मतलब होता है पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय गुड, यानी कि वो बाय एक्चुअली में बाय कर रहा है, प्रेजेंट में एक हाथ से पैसे ले रहा है और एक हाथ से बाय कर रहा है गुड, या अग्री करता है, यानी कि फ्यूचर अग्रीमेंट करता है, अग्री करता है कि वो खरीदेगा। ठीक है, यहाँ हम आज आई हैव टोल्ड यू, मैंने SRA पे भी वीडियो अपलोड किया था जिसमें थोड़ी सी वॉइस कम थी, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट मैंने SRA में भी आपको कहा था कि हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर हमारा प्री का जो पर्पज़ है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, डिलीवरी का मतलब होता है वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो यहाँ पे आपकी 4 एसेंशियल टर्म है। एक वॉलेंट्रीनेस होनी चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए किस चीज़ का, पोजेशन का, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। ठीक है, डिलीवरेबल स्टेट का क्या मतलब होता है? डिलीवरेबल स्टेट का मतलब ऐसा स्टेट जहाँ पे बायर जो है अब इस कंडीशन में आ गया है कि वो डिलीवरी लेने से मना नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने किसी ऑनलाइन साइट से कोई सामान ऑर्डर किया जिस पे लिखा रहता है नॉन रिटर्न पॉलिसी। ठीक है, वो सामान नॉन रिटर्न मतलब वो रिटर्न नहीं हो सकता। अब डिलीवरी बॉय आपके दरवाजे पे खड़ा है तो वो डिलीवरेबल स्टेट में है, क्योंकि वो जो आपका सामान है, पहली बात तो वो रिटर्न नहीं हो सकता क्योंकि उसकी पॉलिसी में साफ साफ लिखा था, और अब आप वहाँ पे बाउंड हैं उसको, एज अ बायर आप वहाँ पे बाउंड हैं उसकी डिलीवरी लेने के लिए। फिर आपका नेक्स्ट है फॉल्ट। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉल्ट का मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट या डिफॉल्ट। ठीक है, फॉल्ट से डिफॉल्ट याद रखिए और एक एक्स्ट्रा टर्म है रॉन्गफुल एक्ट। ठीक है, आपको दोनों याद रखना है, क्योंकि हो सकता है ये पूछ ले कि फॉल्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए दे दे कि रॉन्गफुल एक्ट, फिर दूसरा ऑप्शन डिफॉल्ट, बोथ A एंड B नाइदर, तो आपको याद रखना है बोथ। रॉन्गफुल एक्ट भी आता है और डिफॉल्ट भी आता है। फ्यूचर गुड में आपको इतना याद रखना है, कोई ऐसा सामान जो मैन्युफैक्चर होगा, प्रोड्यूस होगा, एक्वायर होगा सेलर के पास आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब एक बार बायर और सेलर ने अग्रीमेंट किया कि भाई मुझे इस क्वालिटी के अलमीरा चाहिए या कोई ऐसे मुझे इस क्वालिटी का सोफ़ा चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो जो सोफ़ा है या जो भी गुड है वो आपका मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस या एक्वायर करता है कौन? सेलर। गुड्स में आपको इतना याद रखना है, सारी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी बट एक्शनेबल क्लेम और मनी जो है वो गुड्स में नहीं आते हैं, क्योंकि अगर गुड्स में मनी आने लगेंगे तो फिर आप सोचिए कंसिडरेशन भी तो मनी ही होगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या आप मनी का लेन देन करेंगे? नहीं, वहाँ पे तो मनी तो कंसिडरेशन के तौर पे होती है। तो गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। ठीक है, गुड्स में आपका स्टॉक भी आता है, शेयर भी आता है, ग्रोइंग क्रॉप्स आता है, ग्रास, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर अग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल, यानी कि उसको
ये कर लिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई उसको हम ज़मीन से अलग कर देंगे, ठीक है। जब तक कोई चीज़ ज़मीन में जुड़ी रहती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जब वो ज़मीन से उसको काट के अलग कर दिया जाता है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है। इंसॉल्वेंट में आपको इतना याद रखना है, इसमें दो कंडीशन है, या तो वो उसकी जो अब वो उस कैपेसिटी में आ गया है कि वो अपने डेट को पे नहीं कर पा रहा है, ठीक है, सीज टू पे हिज डेट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या जिस दिन उसकी पेमेंट ड्यू हुई है उस दिन वो अपने डेट को पे नहीं कर पा रहा है। भले हो सकता है उस डेट पे वो इंसॉल्वेंट हो या ना हो, बट उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो उस डेट पे पेमेंट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो डेट की पेमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मर्केंटाइल एजेंट का मतलब होता है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई ऐसा एजेंट जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में सेल कर सके, ठीक है, कंसाइन कर सकता है गुड को फॉर द पर्पज ऑफ द सेल। प्राइस में आपको हमेशा याद रखना है मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल्स ऑफ गुड, इसीलिए गुड्स में मनी नहीं आता है, ठीक है, मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स। प्रॉपर्टी में स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं आएगी, जनरल प्रॉपर्टी आएगी। याद रखिएगा जनरल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, पोजेशन और ओनरशिप दोनों जाती है, बट स्पेशल प्रॉपर्टी में केवल पोजेशन जाता है। इसलिए यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है वो जनरल प्रॉपर्टी है, यानी कि पोजेशन के साथ साथ ओनरशिप भी जाएगी, स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं आती है। क्वालिटी ऑफ गुड में आपका स्टेट, उस क्वालिटी उस गुड की स्टेट क्या है, उसकी क्या कंडीशन है। सेलर का वही मतलब है जो हमने बायर में देखा था कि जो सेल करता है या अग्री करता है सेल करने के लिए। स्पेसिफिक गुड का मतलब स्पेसिफिक आपने कन्फाइन कर दिया है, भाई कोई चीज़ को आपने आइडेंटिफाई कर लिया और अग्री कर लिया कि मुझे यही सामान चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पे क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो आपका कंसोलिडेटेड एक्ट नहीं है और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इसको हेल्प लेता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 जो है सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो चीज़ आती हैं, याद रखिएगा हमेशा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो चीज़ आती हैं, एक होता है आपका सेल और एक होता है अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। सेल में क्या होता है, एक्चुअल प्रेजेंट में तुरंत का तुरंत सेल होता है, और अग्रीमेंट टू सेल में हम फ्यूचर अग्रीमेंट तो करते हैं बट वो फ्यूचर में प्लेस होगा, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर, यानी कि एक्चुअल में वो ट्रांसफर कर दिया प्रेजेंट में, या अग्री करता है वो ट्रांसफर करेगा प्रॉपर्टी इन गुड, ठीक है। प्रॉपर्टी इन गुड का मतलब जो गुड्स में ओनरशिप होती है उसकी बात कर रहा है, टू द बायर फॉर प्राइस, ठीक है। तो अग्री कर रहा है यानी वो फ्यूचर में ट्रांसफर होगा। देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड द अदर। दूसरी आपको याद रखनी है, कंडीशनल भी हो सकती है और एब्सोल्यूट भी हो सकती है। अब क्लॉज 3 इंपॉर्टेंट है, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, ठीक है। जैसे तुरंत अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जिसमें तुरंत जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है यानी कि ओनरशिप जो गुड्स में है वो तुरंत ट्रांसफर हो, ओनरशिप प्लस पोजेशन दोनों, क्योंकि प्रॉपर्टी का मतलब जनरल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो जहां ये टर्म इस्तेमाल हुआ है ना प्रॉपर्टी इन गुड्स, तो इसका मतलब होता है जनरल प्रॉपर्टी। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ओनरशिप और पोजेशन तुरंत ट्रांसफर हो जाता है किसको, बायर को सेलर के द्वारा, तो वो आपका कहलाता है सेल। बट जहाँ पे ओनरशिप या और पोजेशन जो गुड्स में है वो फ्यूचर डेट पे होता है, कोई टाइम फिक्स कर दिया जाता है या कोई कंडीशन रख दी जाती है कि ऐसा होने पे होगा, तो उसको कहते हैं अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। अग्रीमेंट टू सेल जो है वो सेल कब बनता है, जब वो टाइम फिक्स किया जाता है, जब वो खत्म हो जाए या जो आप कंडीशन रखते हैं वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आप कैसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफर एंड प्रपोजल होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है, एक पार्टी ऑफर देती है, एक पार्टी आप एक्सेप्ट करती है। हमेशा याद रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ये ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएट डिलीवरी हो या इमीडिएट पेमेंट हो, इमीडिएट डिलीवरी और पेमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप जब फ्लिपकार्ट या किसी भी अमेज़ॉन पे या किसी भी ऑनलाइन साइट पे जब शॉपिंग करते हैं, तो आप जब COD प्लेस करते हैं तो उसमें आप जो है
पेमेंट कब करते हैं? जब आपके पास सामान आ जाता है, इमीडिएट पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, जब आप ऑनलाइन मोड ना चूज करके COD यूज करते हैं, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड और इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस और बोथ, और फॉर द डिलीवरी ऑफ द पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट। आप इंस्टॉलमेंट जो आपका EMI वगैरह होता है आप इंस्टॉलमेंट के थ्रू कर सकते हैं, या डिलीवरी और पेमेंट बोथ शैल बी पोस्टपोन, वो उसको आगे आप पोस्टपोन कर सकते हैं, जब आपके हाथ में सामान आ जाएगा तो आप पेमेंट कर देंगे, ठीक है। ये है आपका, ठीक है। आप उसके बाद है आपका एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड, ठीक है। जो गुड्स होते हैं हो सकता है वो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं। आपने ऑर्डर दिया कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, मुझे इस स्पेशल तरीके का सोफ़ा सेट चाहिए, ठीक है, तो उस केस में जो है वो अग्रीमेंट करता है कि भाई एग्जिस्टिंग गुड है, जो एग्जिस्टिंग गुड है तो ऑब्वियसली वो सेलर के पास ऑलरेडी ओन्ड होगा, पजेस्ड होगा, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग है, प्रेजेंट में है, या वो फ्यूचर गुड भी हो सकता है। फ्यूचर गुड क्या होता है? जो फ्यूचर में एक्वायर्ड, मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद, ठीक है। हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी। फिर आपका ये कंडीशन कह रहा है कि जहां पे ऐसा सेल है जहां पे सेल हो रहा है फ्यूचर गुड के लिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर परपोर्ट्स टू अफेक्ट द प्रेजेंट सेल ऑफ द फ्यूचर गुड। आप प्रेजेंट सेल कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, ठीक है, आपने पहले ही अग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है मैं आपको बेचूंगा, आपने पैसे लेन देन कर लिए, बट वो जो गुड है वो फ्यूचर में आने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो फ्यूचर में आने वाला है तो वो क्या होगा? अग्रीमेंट टू सेल होगा। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है? जब दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो उस टाइम सेलर को नॉलेज नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम कि वो जो गुड्स है वो पेरिश, खराब हो चुका है, ठीक है, विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, ठीक है। तो मतलब वो इतनी बुरी तरीके से खराब हो गया है कि बायर ने जो कंडीशन, जो डिस्क्रिप्शन दिया था, अब वो उस तरीके का नहीं रह गया है, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अब आता है गुड पेरिशिंग सेल बिफोर सेल बट आफ्टर द अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। ये बोल रहा है कि जहां पे अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, यानी कि फ्यूचर गुड, मतलब वो गुड्स जो है भाई आपको फ्यूचर में देनी है, आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट में हुआ है, गुड्स फ्यूचर में आएगा, तो उस केस में क्या होगा? आपने किसी स्पेसिफिक गुड के लिए एग्रीमेंट टू सेल किया और सब्सिक्वेंटली आगे चल के वो गुड खराब हो जाता है जहाँ पे किसी पार्टी की कोई गलती नहीं है, ठीक है, आगे चल के खराब हो जाता है जिसमें किसी पार्टी की कोई गलती नहीं है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे अग्रीमेंट को अवॉइड किया जा सकता है। अवॉइड किया जा सकता है मतलब कि वॉइड नहीं है, एक पार्टी के ऊपर छोड़ दिया गया, वो चाहे तो इसको अवॉइड कर सकती है, ठीक है, बट इसके लिए ज़रूरी है कि रिस्क शुड नॉट पास टू द बायर। रिस्क शुड नॉट, मतलब कि इसका मतलब ये नहीं है कि ओनरशिप ऑफ पोजेशन जो है, यानी कि उसका जो ओनरशिप ऑफ पोजेशन जो है वो बायर ने अभी नहीं लिया हो, ठीक है, रिस्क पासेस टू द बायर का मतलब यही है। असर्टेनमेंट ऑफ द प्राइस, मतलब यही है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम आप प्राइस फिक्स कर सकते हैं, या तो आप स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि भाई हम जो है 10,000 का सोफ़ा खरीदेंगे, या हो सकता है आपके लेन देन हो, आप नॉर्मल रिलेटिव्स हों तो हो सकता है कि ठीक है चलिए आप अपने खाते बुक में लिख लीजिए और हम जो है बाद में दे देंगे, तो कोर्स ऑफ डीलिंग वही है, ठीक है। और जब इन तरीकों से नहीं हो पाता है तो आप कोई रीजनेबल प्राइस फिक्स कर सकते हैं। अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, ठीक है, इसमें क्या है, जब किसी थर्ड पार्टी के ऊपर कंडीशन दी जाती है कि भाई अब आप फिक्स करिए इसकी वैल्यू, और उस केस में थर्ड पार्टी अगर नहीं डिसाइड कर पाती है तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। बट जहाँ पे वैल्यू फिक्स करने से पहले ही प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दिया गया है, ठीक है, डिलीवर कर दिया गया है बायर को, और बायर ने उसका कुछ यूज़ कर लिया है, तो वहाँ पे बायर को रीजनेबल प्राइस देना होगा। और अगर थर्ड पार्टी वैल्यू डिसाइड नहीं कर पा रही है, क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि उस केस में बायर या सेलर ही उसे प्रिवेंट कर रहा है, तो उस केस में जिस पार्टी की कोई गलती नहीं है वो सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट उस पार्टी इन फॉल्ट के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है, ठीक है। तो ये आपका टोटल सेक्शन 10 आज के लिए ख़त्म हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।